अमरकंटक से नर्मदा मैया के साथ चलते चलते लगभग 1600 किलोमीटर चलकर मैं आ गया हूँ गुजरात। और ये है मेरी इस लंबी जर्नी का आखिरी पड़ाव। कुछ किलोमीटर और बहने के बाद नर्मदा मैया अपना अस्तित्व त्याग कर समुद्र में मिल जाएंगी, क्योंकि मैं नर्मदा मैया को तो पार कर नहीं सकता, इसलिए संगम को पार करके मैं पहुंच जाऊंगा नॉर्थ बैंक से साउथ बैंक की ओर। अब आते हैं अपनी परिक्रमा पर। आश्रम पर महाराज जी ने बहुत रोका, क्योंकि आश्रम पर भंडारा था, पर मैं अब नहीं रोक सकता, तो सूरज भगवान से भी पहले चल दिए समुद्र की तरफ। ऐसे सनराइज कितने कम होते हैं ना, जहाँ कोई जल्दी नहीं, बस आराम से हनुमान जी के आम को बाहर आते देखो। दिन भर गर्मी से परेशान इस कुकुर गैंग के लिए ये टाइम है खेलने का। कपड़े गंदे कर दिए। अरे इन दोनों वाले की चल रहा है, सनराइज के मजे ले रहे हैं। डिस्टर्ब मत करो। देखो ओए 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 हीरो ओए उधर 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 वो देख मेरे पीछे उधर देखो। पूरे छोड़ने जाएंगे बाहर तक। चलो शहर के बाहर छोड़ने जाएंगे हम। आ जाओ हीरो लोग, आ जाओ। अरे कुकू काय कर रहे हो? चलो चलो। क्या हुआ? ये देखो बिल्कुल साथ में जा रहे हैं, बाहर तक छोड़ के आएंगे हमको। तीनों के तीनों नर्मदे हर। चलो चलो चलो। सुरक्षा गार्ड है तीनों, रक्षा कर्मी। परिक्रमा में आज कौन सा दिन है रिमेम्बर नहीं है, याद नहीं है। एक तो भाई ये जनरेशन भी गजब है, मतलब आधी हिंदी आधी इंग्लिश, साला कहीं पूरे नहीं हो पा रहे। आधी अंग्रेजी बोलते हैं आधी हिंदी बोलते हैं, ना पूरे अंग्रेज हो पा रहे ना पूरे हिंदुस्तानी हो पा रहे। अभी सुबह के अप्रॉक्स 7 बज रहे होंगे और अभी हम सुबह 5:30 बजे उठे, नहाया धोया, फ्रेश हुए, पूजा पाठ करी, नाश्ता किया और निकल पड़े। अभी इस टाइम शायद अगर मैं कुछ दिन पहले की बात करूँ तो मैं सोकर भी नहीं उठती थी। तो ये है नर्मदा परिक्रमा, जहाँ पे आपको सूर्योदय हो चुका है, पर वो अभी दिख नहीं रहे हैं सूर्य देवता। तो अब निकल पड़े हैं। और गुजरात में अभी हमें, गुजरात का टेम्परेचर अभी दिन में जा रहा है 35 से 38 39 तक। गांव में कहते हैं कि जो पीपल के पेड़ हैं, जब हवा चलती है तो उनमें एक ना सरगम से छिड़ती है, गाने गाते हैं वो, उनकी पत्ती मतलब आपस में टकराती तो एक संगीत सा बजता है। अभी देखो ये पीपल का पेड़ इस मंदिर पे निकला है, तो मंदिर पूरा का पूरा टूट गया है। ये देखो पूरा मंदिर ही गायब हो गया है। देखो पूरा मंदिर गायब है ना, ये देखो इस साइड में। तो आज है पूर्णिमा, जगह जगह भंडारे हैं, तो महाराज ने बहुत रोका, बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पूर्णिमा के दिन और अमावस के दिन चलते नहीं है, ऐसा कहा। अमावस के दिन तो मुझे पता है, ठीक है, जो कर रहे हो वो थोड़ा स्टॉप करो, लेकिन पूर्णिमा के दिन ऐसा कुछ नहीं मानता, क्योंकि नहीं देखा। तो मैंने कहा महाराज जी आज हमको चलने दो प्लीज़, परिक्रमा बहुत लंबी है, दिन ब दिन गर्मी बढ़ रही है, जब पारा 40 के ऊपर जाने लगेगा तब परिक्रमा वैसे ही रोक देनी पड़ेगी। इसीलिए हम निकल आए भाई, महाराज जी को सॉरी बोल के। मैंने कहा माफ़ करो महाराज जी, प्लीज़ जान दो हमें। ठीक है बोले, फिर तुम्हें जो ठीक लगे। आज कुछ नहीं तो टारगेट है 25 to 35 किलोमीटर चलने का, और मेरे स्वागत में आ चुके हैं 3-4 कुत्ते सामने। अभी भौंकना चालू कर देंगे। भाव 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 भाव। ये युद्ध छिड़ चुका है हमारी वजह से। ये देखो 3 पहलवान हमारे साथ हैं, 2 पहलवान रास्ते में, लेकिन हमारे पहलवान ज़्यादा बलवान है। ये देखो, इंसान जब धरती पर आए तो उनको रास्ता पता किसने दिखाया? कुत्तों ने, कुत्तों और भेड़ियों ने। इंसानों ने अपने जो जंगली रास्ते थे, जंगलों में रास्ते थे, वो भेड़ियों और कुत्तों के रास्ते को ढूंढ कर निकाले। हम देखते हैं ना, कभी एक चीज़ नोटिस करना, कहीं भी परिक्रावासी जब जाते हैं उनके साथ में एक कुत्ता हो लेता है। अब गांव में जब हम इंटर करने वाले थे 3 कुत्ते हमें मिले, अभी हम गांव के बाहर आ चुके हैं और 3 हमारे साथ चल रहे हैं कुत्ते।
इनके भी इलाके डिसाइडेड होते हैं, लेकिन कुछ दबंग कुत्ते होते हैं वो सब जगह घूमते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस टाइप है। अब वो ग्रुप में रहते हैं, एकता में बल है। वो तीनों एक जैसे तगड़े तगड़े कुत्ते हैं। ओह ये देखो, ये है एक, तीनों एक ही जैसे फंस जाते हैं। अब क्या बिगाड़ लोगे उनका। रास्ते में बहुत सारे कुत्ते मिले, भौंकते रहे भाई, उनको कोई मतलब ही नहीं। बोले कुत्ते भौंकते हाथी निकल जाता है। हाथी नहीं है, ये भी कुत्ते ही हैं, लेकिन कुत्ते भौंकते कुत्ते निकल जाते हैं, तगड़े कुत्ते। अरे कहना क्या चाहते हो? 1312 किलोमीटर नर्मदा जी अपने दोनों तरफ, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से लेकर गुजरात के भारत तक, अपने उत्तरी तट और पूर्वी तट पे किलोमीटरों दूर तक की भूमि को सिंचित करती हैं, लाखों लोगों को पानी पिलाती हैं। इसीलिए इसे कहते हैं मध्य प्रदेश की लाइफलाइन। महाराष्ट्र में बहुत कम है और गुजरात में भी अच्छा खासा ही चलती हैं। बड़े बड़े डैम बने हैं, क्योंकि पथरीली नदी है, दोनों तरफ घाटियां हैं, तो डैम बनाना इजी है। अब अगर सोचो, एक नदी को जैसे लाइफलाइन कहा जा रहा है, इतना ऊंचा उसका दर्जा है, लोग परिक्रमा करते हैं, इतनी आस्था है, सब कुछ है। अगर ये नदी ना हो तो क्या अगर नर्मदा मैया ना होती तो क्या होता। ये तो कभी मैंने भी नहीं सोचा कि अगर नर्मदा ना होती तो क्या होता। चलो आज देखते हैं क्या होता। ना घाट होते, ना परिक्रमा होती, ना ही वो कहानियां जो हर मोड़ पर जिंदा हो जाती हैं। अगर नर्मदा ना होती तो सिर्फ एक नदी नहीं होती, पूरे 40,000 से ज्यादा गांव पानी के लिए तरस जाते। सिर्फ मध्य प्रदेश में 30 लाख हेक्टेयर जमीन बंजर रह जाती और नर्मदा के बिना गुजरात भी कभी इतना संपन्न नहीं होता। जैसलमेर बाड़मेर में देखा है ना किसी माँ को 5-6 किलोमीटर दूर से पानी लाते हुए, ये तस्वीर यहाँ रोज की होती अगर नर्मदा ना होती। और जब पानी नहीं होता तो रोटी नहीं होती, ओमकारेश्वर सी शांति नहीं होती, महेश्वर सा इतिहास नहीं होता, ना होते हजारों परिक्रमावासी अगर नर्मदा ना होती। ना होती वो लोक संस्कृति जो रेवा के गीतों में जिंदा रहती है। कभी ना होता वो मेला जहाँ एक साधु, एक इंसान और एक फिल्म मेकर सब एक धार में मिल जाते हैं। नर्मदा से 25 मिलियन लोगों का रोजगार जुड़ा है, एग्रीकल्चर, फिश फार्मिंग एंड टूरिज्म से। इस पर बने 30 से अधिक डैम 10 करोड़ लोगों तक बिजली और पानी पहुँचाते हैं। अगर ये सब ना होता तो सोचो क्या होता। पर नर्मदा है, इसलिए इन घाटियों में भी एक धुन है, नर्मदा का सुखद गान है। ये सिर्फ बहता पानी नहीं है, ये तो माँ है जो हर पल देती है बिना कुछ मांगे। अगर तुम्हें भी किसी घाट ने अंदर तक छू लिया हो तो कमेंट में जरूर लिखना। बड़े से डब्लू के नीचे मिलेगा आपको क्या वही बड़ा सा डब्लू। पता है बोलू इतनी तेज पॉटी आई है यहाँ पे। वो है ये आयुष्मान आरोग्य मतलब हॉस्पिटल, जहाँ प्रेगनेंसी वगैरह का होता है, वो वहाँ पॉटी करने को उसके अंदर। हम लोग बाहर खड़े उसका वेट कर रहे हैं। मतलब हॉस्पिटल में पॉटी करनी है, गुजरात में आके नर्मदा परिक्रमा बीच में एक सरकारी अस्पताल में आके पॉटी कर रहा है। उसको खेत में नहीं जाना है, इसलिए हम उसका वेट कर रहे हैं हम। अंकलेश्वर पहुंचे तो वही कंक्रीट का शहर, तपती सड़कें और कोई खाने पीने का अता पता नहीं। तभी हमें एक महोदय मिले जिनका नाम तक मुझे पता नहीं, बस कहे जा रहे थे तमे मारा घर आवो, तमे मारा घर आवो। हमें अपने घर ले गए, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान बन के हम उनके घर तो पहुंच गए, पर असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। पधारो मारे देश से हटके मैं पहली बार गुजराती मेहमान नवाजी देख रहा था। तमारुम हार्दिक स्वागत छे। फिर ढोकला, फाफड़ा, दाल, रोटी, पता नहीं क्या क्या आया। आखिर में बस 2 शब्द बोल के हमने टाटा बाय बाय। तुम्हारो खूब खूब आभार छे। अंकलेश्वर से आगे चलते चलते हम पहुंचे हंसोट और फिर आखिर में विमलेश्वर, जहां से हमें मिलेगी नाव इस पार से उस पार जाने के लिए। हम लोग आ गए हैं समुद्र, मतलब समुद्र के तट पे आ गए, जहाँ पे नर्मदा मैया मिलती हैं समुद्र में। पर यहाँ पे 2 ही शिफ्ट चलती हैं, एक मिड डे में और एक अर्ली मॉर्निंग, यानी कि 2 बजे के बाद। अब हमें मिल रही नाइट की, जहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, और पूरा समंदर क्रॉस करने में लगेंगे 4 घंटे। बहुत बड़ा एरिया है ना क्रॉस करने के लिए, और सिर्फ 2 नाव चल रही हैं अभी। अब यहाँ पता नहीं कितना वेट करना पड़ेगा। अभी काउंटर भी खाली पड़ा, कोई है भी नहीं, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब देखो, जो पैदल यात्री उनका 250 है, और जो गाड़ी चल रहा है उनका 500 रुपये है। अभी पता है, अभी मुझे ध्यान आया कि आज तो पूर्णिमा है, और जब पूर्णिमा होती है तब क्या सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको,
हाई टाइड लो टाइड। क्या बोलते हो बता दे, ज्वार भाटा को क्या बोलते हैं? अरे बंद करके वो यार, चांद पूरा होता नहीं कि पूर्णिमा पे तो ज्वार भाटा सबसे ज़्यादा आते हैं। तो अब वो ये बता रहे हैं कि आज ही पूर्णिमा पड़ गई और मुझे अब भी ध्यान है आज ही रात में हमें निकलना है बोट से, वो भी समंदर के बीच में। अब क्या होगा, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। मतलब जब हम समंदर में जाने वाले तब भी पूर्णिमा पड़ी होता, ओ सेम डे। माता जी को क्रॉस करने के लिए जहाँ से बुकिंग होती है ना, वहाँ पे दिन में एक बार बोट जाती है 2-2:30 बजे और रात में एक बार बोट जाती है 2-2:30 बजे। मतलब वही टाइम जिस टाइम हाई टाइड्स होती हैं उसी टाइम पे बोट जाती है। और मतलब बोट पीछे खड़ी होती है, हाई टाइड आती है तो बोट अपने आप पानी में फिर से खिसक जाती है। तो यही 2 टाइम है। हम थोड़े से लेट हो गए, अभी लगभग 2:30 बजे का टाइम होगा। एक शिफ्ट जा चुकी है, हमें पता नहीं था एक्चुअली। पहले हमें लगता था 1-8 घंटा लगता होगा, बट क्रॉस करने में लगते हैं 4 घंटे लगभग। मतलब जब बोट में बैठेंगे ना तो पूरे अरेबियन सी से होते हुए उस तरफ उतारेगी जाके, क्योंकि क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा, बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टा नहीं है मतलब इसमें गाद वगैरह नहीं बनती, लेकिन जो जॉइंट सेक्शन है ना उसको ही पार करने में 3-4 घंटे लगते हैं। तो भाई मेरे को लगा था 1-8 घंटा लगता होगा। तो अभी फिर से दोबारा से लाइन लगेगी। अभी जो पैदल यात्री हैं, जैसे हम पैदल यात्री हैं, तो हमारे लिए है 250 रुपये का टिकट, और जो व्हीकल यात्री जो व्हीकल से आते हैं वो है 500 रुपये। अब जब दोबारा से बुकिंग स्टार्ट होगी तब मैं बुकिंग करनी है। अभी मैंने पूछा, मैंने कहा अभी जा सकते हैं क्या हम लोग, तो उन्होंने बोला नहीं अब तो शिफ्ट निकल गई है, अब तो अगली शिफ्ट में, मतलब रात में। और प्रॉब्लम पता है क्या है ना, आज है पूर्णिमा और पूर्णिमा के दिन सबसे ज़्यादा हाई टाइड्स होती हैं। और समस्या की बात यह है कि मेरी बहन की बाईं आँख फड़क रही है। नहीं, समस्या की बात यह है कि मेरी 3 दिन से सीधी आँख फड़क रही है ये, और ऊपर से आज बहुत गंदे वाले वेव्स आती हैं समंदर में। मृत्यु सागर में वही ना रह जाए। आज तो बिल्कुल लाइफ जैकेट पहन के बैठना है। चलो अभी जैसे ही आता, मैंने उससे बात किया, कहा भाई अभी हो जाएगा, बोले अभी मैं आता हूँ तो दूसरी शिफ्ट में हो जाएगा। अभी बस हम इसी जुगलबंदी में लगे हैं कि कैसे भी बोट मिल जाए। 12 घंटे वो भी इस कोस्टल एरिया में इंतजार करना, मतलब खुद को मच्छर नामक शैतान को सौंप देना जैसा है। बहुत कोशिशों के बाद बात बन ही गई। सब कुछ हमारे हाथ में तो होता नहीं, इसलिए आज लिफ्ट लेना हमारी मजबूरी है। अरे अभी मेरे पास बोट वाले का फ़ोन आया, क्योंकि हमें रात का टिकट मिला था। उसने कहा कि तुम कोई गाड़ी वाला बिठाए तो उसमें बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ से 4-5 किलोमीटर का रास्ता है। तो हमने कहा वहाँ तक के लिए तो बैठ सकते, नहीं तो पूरे हमें 12 घंटे वेट करना पड़ेगा तट तक पहुँचने के लिए। मिल गई बोट, इमरजेंसी बोट, 750 रुपये में इमरजेंसी बोट। एक्चुअली बच गई थी थोड़ी सी जगह, हमने रिक्वेस्ट की तो बोले ठीक है आ जाओ। किनारे पहुंचे तो पहले लंबी लाइन और फिर बहुत सारे लोग सफेद कपड़ों में, पर टिकट लिया और जगह मिल गई, खास जगह, मतलब कैप्टन का केबिन। और 3 घंटे तक इस समुद्र में अब हमारे जीवन की बागडोर इन्हीं कैप्टन के हाथ में है। कप्तान साहब हमारे, कप्तान के हाथ में है जीवन नैया। निकलने से पहले छींक आ गई है, आँख फड़क रही थी वो अलग। आ रहा हूँ बंगाल आ रहा हूँ। नर्मदे जब मैं अमरकंटक से चला था तब नर्मदा माँ एक पतली सी और शांत सी धार थी, बिल्कुल एक मासूम बच्ची जैसी। कभी पेड़ों के नीचे से निकलती, कभी चट्टानों के ऊपर से कूदती और कभी एकदम चुप। पर सच कहूँ वो हमेशा मेरे साथ थी। और आज मैं उस पल के सामने खड़ा हूँ जहाँ माँ नर्मदा समंदर से मिल रही है और मैं उसकी गोद में बैठकर यहाँ तक के सफर को याद कर रहा हूँ। रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। कभी जंगल मिले जहाँ सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी, कभी वो घाट जहाँ इंसानों से ज्यादा चुप्पियाँ मिलती थी और कभी केवल मेरी फूलती सांसों की आवाज सुनाई देती थी। कभी लोगों ने खाना खिला दिया तो कभी किसी ने घर पर रख लिया और कभी भूखे ही सो गए। वो मुझे कभी नदी नहीं लगी, वो चलती रही, मैं भी चलता रहा। पर सच कहूं दरअसल वो मुझे चला रही थी। हर पड़ाव पर पीछे कुछ छूटता गया। जब मांगकर खाया तो अंदर का अहंकार टूट गया और जब बिना मांगे मिल गया तो प्यार भी आने लगा। अब आधी परिक्रमा हो चुकी है, लेकिन मन कहता है रास्ता बहुत बाकी है। रास्ते में बहुत कुछ देखा, लेकिन जो सबसे ज्यादा महसूस किया वो खुद का बदलना। कभी थक हार कर चुप हो जाता था तो कभी किसी संत की मुस्कान देखकर हिम्मत मिलती थी और कई बार किनारे बैठकर बिना कुछ कहे सब कुछ कह देता था।
एक रोज यूं ही ख्याल आया, आज समंदर से मुलाकात की जाए। इस रोजमर्रा की दुनिया से दूर सुकून लिए, कुछ उसकी सुने और कुछ अपनी कही जाए। शाम के वक्त जब मैं पहुंचा तो सूरज ढलान पर था और समंदर मेरी ही तरह अपने अंदर तूफान लिए खामोश गहरे सन्नाटों के बीच सूरज को खुद में समेट रहा था, जैसे मेरी उम्मीदों को मैं। इतने में कुछ लहरों ने मेरे कदमों से गुफ्तगू की और कहा, जैसे जिंदगी खुशी और गम के बीच बहती है, ये लहरें भी इसी तरह आती जाती रहती हैं। और कुछ कोशिश कर रही थी चांद को छूने की, पर छू नहीं पा रही थी। गौर से देखा उन लहरों को, चांद को छूने के लिए कितनी बेताब है। वो चांद कोई और नहीं, वो चांद मेरे ख्वाब है। और ये समंदर मैं ही तो हूं जो अंदर सैलाब लिए शांत हूं, पर डरता हूं कब तक ये तूफान रुकेगा और क्या होगा तब जब समंदर के सब्र का बांध टूटेगा। मेरे पास एक धोती की कमी थी, मुझे धोती दान में मिल चुकी है। और वो पंजा। हाँ, विमलेश्वर से हम पूरा सागर नहीं, नर्मदा जी क्रॉस करके और अभी हम आ गए मीठी तलाई। एक्चुअल में क्या होता है ना, कि जितनी भी पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि उनमें उतना अवसाद या क्या वेस्ट जो बालू होती है वो उतना नहीं आता है, इसलिए डेल्टा नहीं बनता। हाँ, जो नदियाँ मैदानों से होके आती हैं, हिमालय से निकलती हैं, वो बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो कोई डेल्टा नहीं था, इसीलिए इजीली हम लोग सामने से चक्कर लगा के आ गए। लेकिन हाँ भाई, जैसे ही पता चला कि नर्मदा जी सामने है, मतलब जिस तरफ हम चलते रहे 1300-1400 किलोमीटर चल के 50% कवर करिए, तो एक अलग ही हैप्पीनेस थी चेहरे पे। कैसा लग रहा है? अरे अच्छा लग रहा है, पर अभी आधा चलना है। आधा चलना है मतलब 50% ही हुआ है, अभी 50% तो बाकी है ना। केवल हमने दक्षिण तरफ से साउथ तरफ से कंप्लीट कर लिया, अमरकंटक से सागर तक की। अब हम लोग नॉर्थ तरफ चलेंगे नर्मदा जी के। कहाँ से? गुजरात से अमरकंटक तक वापस। बट 50% कवर करने में पसीने छूट गए। बिल्कुल कोस्टल एरिया के पास में है, यहाँ पे रिफाइनरीज लगी हुई हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा। निकलते हैं इससे बाहर। पहली बार मुझे रुकने की टेंशन हो रही है भाई, बहुत देर से हम लोग चल रहे हैं, बिल्कुल सूरज डूब रहा है, समझ नहीं आ रहा है रुकना कहाँ है, कहाँ पहुँचा, कोई बताने वाला नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा। कुछ समझ नहीं आ रहा, पहली बार परिक्रमा में। सूरज डूबने वाला है, बिल्कुल 1 मिनट में डूब जाएगा। आज बहुत कुछ देखा है। आज मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, आज मैंने सनसेट और मून राइज को एक साथ देखा, सेम टाइम पे देखा, क्योंकि आज है महापूर्णिमा। एक पीछे एक आगे। हाँ। सनसेट पीछे हो रहा था और मून राइज बिल्कुल आंखों के सामने। और देखो आज चंद्रमा देखो कितना बड़ा है। ये देखो, ये यहाँ पे एकदम क्लियर, ये रहा चंद्रमा। अभी हम लोग बहुत भयंकर इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, हाँ। जहाँ पे हमसे सांस नहीं ली जा रही है। दहेज देने वाला दहेज नहीं, गुजरात वाला दहेज। हाँ, एक प्लेस। हम लोग जब आज पहुँचे थे, मतलब आज का दिन बिल्कुल मतलब उतार चढ़ाव वाला। जैसे हम पहुँचे ना बोट के लिए, उस तरफ जब हम साउथ साइड थे नर्मदा जी के, जब हम पहुँचे बोट के लिए, तो पहले तो मैं बोट बहुत मुश्किल से मिली, क्योंकि बोट की 2 टाइमिंग है, एक तो दिन में है बोट की टाइमिंग और रात में है बोट की टाइमिंग। अब भाई उनने बोला रात में मिलेगी, दिन की सारी सोल्ड आउट हो चुकी है टिकट, बोट भर चुकी है। फिर जैसे तैसे बात करी तो बात बनी, तो वहाँ से पहले टिकट ली और दिन की टिकट मिल गई और आ गए हम इस तरफ। नहीं नॉर्थ साउथ। टिकट कहाँ मिली? मैं ही तो गई थी। एक्चुअली टिकट नहीं मिला, मैंने उनको सीधा कॉल लगाया। ये लोग मतलब ये अंदर था जहाँ पे शिविर था, मतलब विश्राम गृह, वहाँ पे आराम कर सकते लोग, चल के आ रहे, गाड़ियों से आ रहे थके हुए। तो मैं गई अकेले, मैंने उनको कॉल लगाया, मैंने कहा ऐसा है, हम पैदल यात्री हैं और आप बताओ क्या करना है। अगर बोट निकल गई, हम रात में कैसे निकलेंगे, और अगर लोग पूरे नहीं हुए तो बोट भी नहीं चलेगी, 2 दिन होल्ड कर दें, ऐसा है, क्योंकि अभी परिक्रमावासी कम आ रहे हैं। अगर लोग कम होंगे तो इतनी बड़ी बोट
कम लोग के लिए थोड़ी ना चलेगी। हाँ, और ये तो पूरा पैसा आप दो। तो फिर मैं गई, मैंने उसको फ़ोन लगाया और वो बोला कि आप 20 मिनट में आ नहीं पाओगे, 20 मिनट में बोट जा रही है और पूरी रात का वेट करना पड़ेगा, नहीं तो पूरे रात में 2:30 बजे मिलेगी। फिर हाँ। वो मतलब पूरी रात काली होनी थी। और मैंने उनको फ़ोन लगाया और पता है मेरे सामने एक मतलब कार वाले थे, उनको अलाउ कर दिया। तो मैंने गुस्से में बोला, नहीं भैया आप क्या कर रहे हो, मतलब इतनी याद मतलब परिक्रमा में मुझे कहीं भी गुस्सा नहीं आया, यहाँ पे आया मैंने, आप क्या कर रहे हो ये। देन उसने कहा कि आप किसी भी गाड़ी में बैठ कार जाओ, वालों को और बस वालों को क्योंकि उनका ज्वाइंट रहता है वहाँ नहीं, पे। उनमें ऐसा भी है, देखो जो परिक्रमा पैदल करते हैं ना उनका लगता है 250 रुपये, जो परिक्रमा कार से उनसे करते हैं उनके लगता है 500 रुपये। भाई पैसे का भी थोड़ा ऊपर नीचे है ना। मैंने इतनी गुस्से में फ़ोन लगाया, उसने कहा कि आप ऐसा करो, आप किसी भी गाड़ी में बैठ जाओ, हम आपके लिए थोड़ा वेट कर लेंगे। हम लोगों के लिए स्पेशली नाव रुकी थी, फिर वहाँ पे एक बस खड़ी, उन्होंने कहा कि और आप स्पेशल जगह भी मिली कैबिन में, और फिर हमें कैबिन में बिठाया गया। सभी जितने पैदल कर रहे हैं उनको सबको कैबिन में बिठाया गया। क्या मज़ा आया उसके हम 3 ही थे पैदल वाले, तो हम 2 और एक मुंशी, तो पैदल वाले हम 3 ही थे। हम तीनों कैबिन में बैठे, फिर इस तरफ आए तो सोचा मीठी तलाई पर रुक जाते, लेकिन उधर इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से इतनी बुरी महक आ रही थी, कुछ आगे चलें। आगे चलने के बाद कुछ मिल ही नहीं रहा था आश्रम वगैरह, मिट्टी के अलावा। फिर मिला एक पहुंचने वाले हैं। देखो तालाब कितना बड़ा है। वाह अच्छा है, कहीं कहीं महक भी आ रही है बुरी इंडस्ट्रियल वेस्ट की। वो बहुत गंदी ठीक है, स्मेल आ रही है गैस की। सब देखना पड़ता है इस परिक्रमा में। नहीं कुछ ज़्यादा ही डस्ट है, या फाइन जो होती है ना पाउडर डस्ट है वो। नहीं, इंडस्ट्रियल जहाँ पे एरिया है वहाँ हर जगह की यही कहानी है। अरे बहुत बुरा हाल है भैया, इतनी गाड़ियाँ निकल रही थी, मेरा तो दिमाग ही घूम गया। आज मैं पहली बार इस परिक्रमा में भूखे पेट सोने वाला हूँ। मतलब मुझसे अभी तक कोई पूछता था कि भूखे कभी सोना पड़ा है, तो मैं कहता था नहीं, आज तक नहीं सोना पड़ा, बट आज सोना पड़ रहा है। गुजरात के दहेज के पास में हूँ मैं, एक आश्रम में, नाम भूल गया यहाँ का, अमेठा पता नहीं क्या नाम है यार आश्रम में। और बात सही है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो इसलिए सब लोग एक जैसे भी नहीं होते। कोई तुम्हारे लिए रात में 1 बजे उठकर खाना बनवाएगा और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम भूखे सो रहे हो। वेल यहाँ पे सदाव्रत है, सदाव्रत मतलब आप खुद से पका के खा सकते हो, जो सामग्री होगी वो दे देंगे। बट क्योंकि आज हम बहुत चले हैं, समथिंग 40 किलोमीटर आज हम ट्रैवल किया है पैदल, तो शरीर ऐसा लग रहा है टूट गया है बिल्कुल, उठने तक की हिम्मत नहीं बची आज। कोई बात नहीं, एक आध दिन भूखे सोना भी ज़रूरी है। ठीक है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि आज मुझे भूखे पेट सोना पड़ेगा, मैं बहुत भूखी हूँ ये सब। और हम मेरी झपकी लगी पई थी 1-2 घंटे के बाद, और हमें किसी ने जगाया और हमें खाना मिल गया, पता नहीं कैसे। तो मुझे लगता है कि पहली बार हम भूखे सोने वाले थे, और अब आखिरी बार, शायद हम कभी भूखे नहीं सोए, भविष्य का पता नहीं। फ़िलहाल तो हमारे सामने खाना ही खिचड़ी और ये सब्जी। सो रही थी मैं, सो गई थी।